सभी छात्र एवं छात्राओं को मेरा नमस्कार। विवेकानंद स्कूल निमका थाना की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, डेली की तरह बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका लेसन नंबर 7 चल रहा था, जिसमें वाष्पोत्सर्जन के बारे में अपन पढ़ रहे थे कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। वाष्पोत्सर्जन के बारे में बताया था कि पौधे के जो वायवीय भाग होते हैं, मुख्यतः पत्ती होती है, उसके द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। आपको यह भी बताया था कि पौधा जितने जल का अवशोषण करता है, उसका अधिकांश भाग वाष्प के रूप में बाहर निकाल देता है। बहुत कम भाग ही वो अपनी उपापचय क्रियाओं में या जैविक क्रियाओं में काम में लेता है। फिर उसके बाद में बताया था कि रंध्र जो होते हैं, वाष्पोत्सर्जन जो होते हैं, वो 3 प्रकार का होता है। एक मैंने बताया था रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, जो सबसे ज्यादा होता है, लगभग 97% होता है। दूसरा उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन बताया था। उपत्वचा किसे कहते हैं, जिसे अपन क्यूटिकल भी कहते हैं। आपको मैंने बताया था एक मोम जैसा पदार्थ होता है, और वो मोम जैसा पदार्थ एक पतली परत के रूप में पाया जाता है। उस मोम जैसे पदार्थ को कहते हैं क्यूटीन। क्या कहते हैं? क्यूटीन। और उस क्यूटीन की जो पतली परत होती है, उस परत को कहते हैं क्यूटिकल। तो जनरली जो क्यूटिकुलर या उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन होता है, ये देखा गया है मरुस्थलीय पादपों में। मरुस्थलीय पादपों को इंग्लिश में जीरोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरोफाइट। मरुस्थल में आपको पता है पहले से ही जल की ऑलरेडी कमी होती है। यदि मान लीजिए मरुस्थलीय पादपों में कोई अनुकूल नहीं होता, तो उन पादपों का अधिकांश जो जल है वो वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता, और पानी के अभाव में उन पौधों की क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती। तो उन पौधों में जल की हानि को रोककर उनको बचाए रखने के लिए उनकी पत्तियों पर इस क्यूटिकल की परत पाई जाती है। लेकिन कई जगह पर क्यूटिकल टूट जाती है, टूटी फूटी होती है, या क्यूटिकल बहुत पतली हो जाती है। तो जहां पर क्यूटिकल पतली होती है या टूटी फूटी होती है, वहां से जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, और वो कुल वाष्पोत्सर्जन का लगभग 3 से लेकर के 10% होता है। इसके बाद में एक बताया था मैंने वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। देखिए, रंध्र और वात रंध्र अलग अलग होते हैं। वात रंध्र के द्वारा भी गैसों का विनिमय होता है। वात रंध्र तने पर हो सकते हैं या फलों की सतह पर हो सकते हैं। उन वात रंध्रों के द्वारा भी कई बार जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। जब वात रंध्र के द्वारा जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, तो इसे कहते हैं वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। और ये कुल वाष्पोत्सर्जन का केवल 0.1% होता है। कितना होता है? 0.1%। अब सबसे ज्यादा जो वाष्पोत्सर्जन हुआ वो रंध्रीय प्रकार का होता है, इसलिए रंध्र की अपन पूरी स्टडी पढ़ेंगे। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के अध्ययन से पहले अपने को देखना पड़ेगा कि पत्ती की संरचना क्या होती है, क्योंकि रंध्र पत्तियों के ऊपर पाए जाते हैं, और रंध्र की क्या स्ट्रक्चर होती है। पत्ती में मैंने बताया था कि प्रत्येक पत्ती के 2 अधिचरम होती हैं, एक ऊपरी अधिचरम होती है, एक निचली होती है, और उन दोनों अधिचरमों के बीच में एक उत्तक पाया जाता है, जिसे पर्ण मध्योत्तक या मीजोफिल कहते हैं। इंग्लिश में उसको मीजोफिल कहते हैं, और हिंदी में उसे पर्ण मध्योत्तक कहा जाता है। अब आपको यह भी पता है कि रंध्रों के आधार पर पत्तियां 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है अधोरंध्री,
एक होता है उभयरंध्री और एक होता है अधोरंध्री। अधोरंध्री में मैंने आपको बताया था कि जब पत्ती की केवल निचली सतह के ऊपर रंध्र पाए जाते हैं, यानी दो सतह हैं, एक ऊपरी सतह है, एक निचली सतह है, तो केवल निचली सतह के ऊपर यदि रंध्र होते हैं तो ऐसी पत्तियों को कहते हैं अधोरंध्री प्रकार की पत्ती। और जनरली ऐसा किसमें पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल बताया था मैंने, सेब बताया था, संतरा बताया था। अधिकांश जो द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं उनमें भी अधो प्रकार की ही पत्ती पाई जाती है। और इस अधोरंध्री प्रकार की पत्ती को सेब प्रकार की पत्ती भी कहा जाता है, एप्पल टाइप लीफ। दूसरा बताया था मैंने उभयरंध्री। उभयरंध्री का मतलब यह होता है कि जब पत्ती की दोनों अधिचरम, चाहे ऊपरी अधिचरम हो चाहे निचले अधिचरम हो, दोनों अधिचरमों के ऊपर यदि रंध्र पाए जाते हैं तो वो कहलाता है उभयरंध्री प्रकार की पत्ती। और उभय प्रकार की जो पत्ती होती है वो मक्का में हो सकती है, जई में हो सकती है, या घास में हो सकती है, इनके अंदर पाया जाता है। और साथ साथ अधिकांश जो एक बीजपत्री पादप होते हैं, क्योंकि जो मक्का है, जो जई है, इसके अलावा जो घास है, ये सारे एक बीजपत्री पौधे हैं, मोनोकोट प्लांट्स होते हैं। तो एक बीजपत्री पादपों में उभय प्रकार की पत्ती पाई जाती है। और इसको जई प्रकार की, ओट, जई को इंग्लिश में ओट भी कहते हैं, जई प्रकार की पत्ती भी कहा जाता है। और तीसरी मैंने बताया था अधिरंध्री प्रकार की पत्ती। अधिरंध्री का मतलब ये होता है कि जब पत्ती की ऊपरी सतह के ऊपर रंध्र हो, निचली सतह पे नहीं होगा, उसमें केवल ऊपरी सतह के ऊपर रंध्र मिलेंगे आपको। तो जब ऊपरी सतह के ऊपर रंध्र पाए जाते हैं तो इसे कहते हैं अधि प्रकार की पत्ती, ठीक है। और यही सामान्यतः जो जल में तैरने वाले जो पौधे होते हैं उनमें पाई जाती है, ये पल्लवी पौधों के अंदर पाई जाती है। तो इसको कुमुदनी प्रकार की पत्ती भी कहा जाता है। ये कंपेटिशन में कई बार पूछ लेता है कि निम्न में से किस पौधे में सेब प्रकार की पत्ती पाई जाती है, निम्न में से किस में जई प्रकार की पाई जाती है। तो मोटा मोटा ऐसा ध्यान रखना आपको कि सेब प्रकार की जो पत्ती होती है वो सामान्यतः द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है, जबकि जई प्रकार की जो पत्ती होती है वो एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती है। और जो जल में पाए जाते हैं, जो जल के ऊपर तैरने वाले पौधे होते हैं, उनमें कुमुदनी प्रकार की पत्ती पाई जाती है। तो इस प्रकार से अपन ने पत्ती की स्ट्रक्चर देखी थी। अब देखते हैं अपन रंध्र की संरचना। तो आज अपन लेते हैं कि जो रंध्र होता है पत्ती के ऊपर, पत्ती की सतह पर, वो रंध्र की संरचना में क्या क्या पाया जाता है, रंध्र की क्या संरचना होती है। तो पॉइंट है आपका रंध्र की संरचना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। आपको पता है कि प्रत्येक पौधे के अंदर जो रंध्र होता है, उस रंध्र के चारों ओर दो वृत्ताकार कोशिकाएं पाई जाती हैं। यानी उन कोशिकाओं को जो आकार होता है वो किसके समान होता है, वर्गाकार के समान, किडनी लाइक स्ट्रक्चर होती है। और वर्गाकार कोशिकाओं की संख्या होती है 2, और वो दोनों कोशिकाएं एक दूसरे से क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। उन दोनों वर्गाकार कोशिकाओं को क्या कहते हैं, उन दोनों कोशिकाओं को कहते हैं या तो द्वार कोशिका, क्या कहा जाता है, या तो द्वार कोशिका, या कहते हैं इनको गार्ड सेल। क्या कहा जाता है, द्वार कोशिका या गार्ड सेल। देखिए इसमें यदि अपन स्ट्रक्चर देखें तो इस प्रकार से होता है। देखिए
इस प्रकार से दो स्ट्रक्चर होती हैं, दो संरचनाएं होती हैं और इनकी संरचना होती है वृत्ताकार। इनके अंदर ये आपका हरित लवक होता है, ये हरित लवक होता है और ये जल भरा होता है। ये क्या होता है? जल। इनको कहते हैं अपन, इनको कहते हैं द्वार कोशिका या गार्ड सेल। तो प्रत्येक रंध्र होता है, उस रंध्र के अंदर दो क्या पाए जाते हैं? द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। द्वार कोशिकाओं में देखो आप, इनकी स्ट्रक्चर होती है वृत्ताकार होती है और प्रत्येक द्वार कोशिका में देखिए इनकी जो बाहरी भित्ति होती है, ये बाहरी वाली भित्ति होती है वो पतली होती है। ये जो भित्ति होती है ये पतली बाहरी भित्ति है, ठीक है। और अंदर वाली देखिए आप, अंदर वाली क्या होती है? मोटी आंतरिक भित्ति। अंदर वाली मोटी होती है जबकि बाहर वाली क्या होती है? पतली होती है। ये एक अनुकूलन होता है रंध्र के खुलने और बंद होने के लिए। यहाँ पर देखिए ये जो लाल लाल जो रेड कलर में आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, ये जो रेड कलर का डॉट डॉट है वो है हरित लवक और इसी के अंदर क्या पाया जाता है? वाटर भी पाया जाता है। इन द्वार कोशिकाओं के चारों तरफ कुछ अन्य कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये अन्य कोशिकाएं इन दोनों गार्ड सेल्स को या द्वार कोशिकाओं को चारों तरफ से क्या करती हैं? घेरे रहती हैं। इस प्रकार से ये चारों तरफ से दोनों द्वार कोशिकाओं को क्या करती हैं? घेरे रहती हैं। और ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं कहलाती हैं सहायक कोशिकाएं। क्या कहलाती हैं? सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं, सब्सिडरी सेल्स कहलाती हैं। तो ये जो होती हैं इनको कहते हैं सहायक कोशिकाएं। यहाँ पर देखिए ये जो भाग है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो भाग है ये इसको कहते हैं रंध्रीय छिद्र। इसको कहते हैं रंध्रीय छिद्र। इस प्रकार से ये एक रंध्र की स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ रंध्र स्टोमेटा अपरेटस। तो रंध्र के यदि स्ट्रक्चर देखें तो सीधी सी बात है कि प्रत्येक रंध्र के अंदर दो द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें गार्ड सेल्स कहते हैं और दोनों द्वार कोशिकाओं का जो आकार होता है वो वृत्ताकार होता है, किडनी लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है। जो द्वार कोशिका होती हैं, इन द्वार कोशिकाओं की बाहरी भित्ति पतली होती है जबकि आंतरिक भित्ति कैसी होती है? मोटी होती है। अब ये जो भित्ति बाहर की तरफ पतली है, अंदर की तरफ मोटी है, तो मोटी और बाहर जो मोटाई होती है वो रंध्र के खुलने और बंद होने के लिए अनुकूलन पाया जाता है। जब द्वार कोशिकाएं स्फीत होती हैं, यानी जब फूल जाती हैं, द्वार कोशिकाओं में जब जल प्रवेश कर जाता है तो प्रवेश करने के बाद ये द्वार कोशिकाएं एकदम फूल जाती हैं, स्फीत अवस्था में आ जाती है और स्फीत अवस्था के कारण से ये जो बाहर वाली पतले भित्ति होती है, इस पतले भित्ति के ऊपर दबाव लगता है। दबाव के कारण से ये भित्ति इस अंदर वाले भित्ति को क्या करती है? बाहर की तरफ थोड़ा खींचती है। तो स्फीत अवस्था में आने के कारण से जो रंध्र होता है वो खुल जाता है। और जब द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल्स सलत अवस्था में आ जाती हैं, जब इनमें से जल बाहर निकल जाता है तो सलत अवस्था में आने के कारण ये जो रंध्र होता है वो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। इस प्रकार से रंध्र के खुलने और बंद होने का कार्य गार्ड कोशिका या द्वार सेल्स कोशिका करती है। ये जो बाहर वाली जो कोशिका होती हैं, ये बाहर कोशिकाएं सहायक कोशिका कहलाती हैं, सब्सिडरी सेल्स कहलाती हैं और ये कोशिकाएं इसे सपोर्ट का कार्य करती हैं। प्रत्येक पत्ती के अंदर रंध्रों की संख्या यदि बात करूं तो प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यदि रंध्रों की बात करूं कि पत्ती के अंदर रंध्र कितने पाए जाते हैं तो लाखों करोड़ों की संख्या में रंध्र होते हैं। तो यदि रंध्र की बात करें तो प्रति वर्ग सेंटीमीटर रंध्रों की संख्या होती है 100 से लेकर के 60,000, यानी एक वर्ग सेंटीमीटर के अंदर रंध्रों की संख्या होती है 100 से लेकर के और 60,000 छिद्र प्रति
वर्ग सेंटीमीटर कितने रंध्र पाए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि एक वर्ग सेंटीमीटर के अंदर रंध्र 100 से लेकर के 60,000 हो सकते हैं। तो एक संपूर्ण जो आपकी पत्ती होती है उसमें तो जो रंध्र होंगे वो लाखों की संख्या में पाए जाते हैं। तो कई बार बोर्ड एग्जाम में आपको रंध्र की स्ट्रक्चर पूछ लेता है, इसकी संरचना का वर्णन पूछ लेता है। तो ये हो गया आपका रंध्र की स्ट्रक्चर। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए आप पॉइंट है रंध्र गति की क्रियाविधि। इसे इंग्लिश में मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट कहते हैं, यानी रंध्र गति की क्रियाविधि। अब बात आती है, सबसे पहले देखते हैं कि रंध्र की गति किसे कहते हैं, रंध्र की गति किसे कहा जाता है। तो प्रिय छात्रों, रंध्र के बंद होने व खुलने की क्रिया को रंध्र की गति कहते हैं। रंध्र की गति किसे कहते हैं? रंध्र के खुलने और बंद होने की जो क्रियाविधि होती है, जो प्रोसेस होती है जिसमें रंध्र खुलता है और बंद होता है, तो इसे कहते हैं रंध्र की गति। अब बात ये आती है कि पौधों के अंदर रंध्र कब खुलता है, कैसे खुलता है, क्यों खुलता है और कैसे वो बंद होता है। ये खुलने और बंद होने की जो प्रक्रिया होती है, ये एक सतत चलने वाली अनवरत प्रक्रिया होती है जिसमें मानव का कोई योगदान नहीं होता है। ये अपने आप ऐसी कोई ना कोई क्रियाविधि होती है, ऐसी कोई ना कोई मैकेनिज्म होती है पत्ती में, जिससे रंध्र अपने आप खुलता है और अपने आप क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इस रंध्र की गति को, रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि को समझाने के लिए अलग अलग मत दिए गए थे, अलग अलग सिद्धांत दिए गए थे। और इसमें 3 सिद्धांत चलते हैं। और 3 सिद्धांत कौन कौन से चलते हैं? तो रंध्र की गति को समझाने के लिए जो सिद्धांत हैं वो देखिए कौन कौन से हैं। रंध्र की गति को समझाने के लिए 3 सिद्धांत दिए गए थे। पहला है मांड शर्करा परिवर्तन सिद्धांत या परिकल्पना। मांड शर्करा परिवर्तन सिद्धांत। दूसरा है स्टीवर्ड परिकल्पना या सिद्धांत, परिकल्पना या सिद्धांत। और तीसरा है सक्रिय पोटेशियम आयन परिकल्पना। ये 3 परिकल्पनाएं दी गई थी, 3 हाइपोथेसिस दी गई थी। और इन तीनों हाइपोथेसिस में ये बताया जाता है कि पौधे की पत्तियों में रंध्र कैसे बंद होते हैं और कैसे खुलते हैं। तीनों ही देखिए, तीनों में से जो तीसरे नंबर की पोटेशियम आयन परिकल्पना वाला जो पॉइंट है वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सबसे पहले अपन देखेंगे मांड शर्करा परिकल्पना या मांड शर्करा परिवर्तन सिद्धांत। तो सबसे पहले लेते हैं अपन, सबसे पहले जो परिकल्पना है जो रंध्र को बंद होने और खुलने को समझाती है वो है मांड शर्करा परिकल्पना। इसे
इंग्लिश में स्टार्च, शुगर, हाइपोथेसिस कहते हैं, क्योंकि मांड को इंग्लिश में स्टार्च कहते हैं, शर्करा को शुगर कहते हैं और परिकल्पना को हाइपोथेसिस कहा जाता है। सबसे पहला आता है कि ये जो मत था, ये परिकल्पना थी, ये किसके द्वारा दी गई? ये परिकल्पना सबसे पहले दी गई थी J.D. सायरे के द्वारा। ये जो मांड शर्करा परिकल्पना है, ये किसके द्वारा दी गई? J.D. सायरे के द्वारा। अब J.D. सायरे क्या कहता है? J.D. सायरे ये कहता है कि दिन के समय, यानी इस परिकल्पना में J.D. सायरे क्या कहता है? J.D. सायरे कहता है दिन के समय जो पत्तियां होती हैं और उन पत्तियों के अंदर जो रंध्र पाए जाते हैं, रंध्र के अंदर आपको पता है द्वार कोशिका होती है। द्वार कोशिका को गार्ड सेल्स भी कहते हैं और हिंदी में रक्षक कोशिका भी कहा जाता है। तो J.D. सायरे कहता है दिन के समय जो द्वार कोशिका होती हैं, उन द्वार कोशिकाओं में CO2 की मात्रा कम हो जाती है। CO2 की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ध्यान रखना, दिन के समय CO2 की मात्रा कम हो जाती है। CO2 की मात्रा कम होने से जो pH होती है, वो pH क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यानी pH में क्या हो जाती है? वृद्धि। दो चीजें याद करनी है कि CO2 की मात्रा कम हो गई और pH क्या हो गई? बढ़ गई। अब आप कहोगे साहब CO2 की मात्रा कम कैसे हुई? कम इसलिए हुई क्योंकि दिन के समय प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और H2O आपस में क्रिया करके और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। C6H12O6 का फॉर्मेशन करते हैं और साथ में O2 का रिलीजेशन करते हैं, निष्कासन करते हैं। तो दिन के समय सायरे ने कहा कि द्वार कोशिकाओं में CO2 की मात्रा कम हो जाती है और pH की मात्रा बढ़ जाती है। CO2 की मात्रा कम होने और pH की मात्रा बढ़ जाने के कारण, pH बढ़ने के कारण इन द्वार कोशिकाओं में फास्फोराइलेज एंजाइम का निर्माण होता है। एक एंजाइम का निर्माण होता है, उसका नाम है फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय होता है। और ये जो फास्फोराइलेज एंजाइम होता है, इस फास्फोराइलेज एंजाइम के कारण मंड जो होता है वो ग्लूकोज 1-फास्फेट में बदल जाता है। यानी इस फास्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में जो मांड होता है, ये मांड किसमें बदल जाता है? ग्लूकोज 1-फास्फेट, इसमें ये बदल जाता है। अब आपको सब ये मांड कहां से आई? तो आपको पता है कि ये जो CO2 थी, ये CO2 क्रिया करती है किससे? जल के साथ। और जल के साथ किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। और क्या बनाती है? C6H12O6 और साथ में O2 क्या कर देती है? मुक्त कर देती है। ये ग्लूकोज है और ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन पत्ते में हुआ और ग्लूकोज आगे चल करके और किस में बदल जाती है? स्टार्च में, जिसे अपन हिंदी में क्या कहते हैं? मांड कहते हैं। क्या कहते हैं? मांड। तो सायरे ये कहता है दिन के समय CO2 की मात्रा कम होगी, pH बढ़ेगी और pH अधिक होने के कारण फास्फोराइलेज एंजाइम का संश्लेषण होता है और फास्फोराइलेज की उपस्थिति में जो ये स्टार्च है, ये स्टार्च किस में बदल जाता है? ग्लूकोज 1-फास्फेट में बदल जाता है। अब द्वार कोशिकाओं में ये ग्लूकोज 1-फास्फेट है। इस ग्लूकोज 1-फास्फेट के कारण उस द्वार कोशिका का DPD बढ़ जाता है। अब DPD बढ़ेगा, DPD बढ़ने के कारण लगातार उन सहायक कोशिकाओं से जल द्वार कोशिकाओं में आता रहता है। यानी द्वार कोशिकाओं में जल अंदर आता रहेगा और जब जल अंदर आता रहेगा तो द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं, द्वार कोशिकाएं स्फीत अवस्था में आ जाती हैं। अभी मैंने बताया था कि जब द्वार कोशिकाएं स्फीत अवस्था में होती हैं तो रंध्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। तो इस प्रकार से कि J.D. सायरे ने कहा DPD बढ़ता है, DPD बढ़ने के कारण द्वार कोशिकाओं में जल लगातार प्रवेश करता है और जल प्रवेश करने के कारण स्फीत होती है द्वार कोशिका और रंध्र क्या हो जाता है? खुल जाता है। ये तो बात होती है दिन में।
रात्रि के समय इसका उल्टा होता है। रात्रि के समय क्या होता है कि CO2 की मात्रा बढ़ती है, और CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो pH क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और pH कम होगा तो ये ग्लूकोज 1 फास्फेट है, ये दोबारा से किसमें बदल जाएगा, मांड में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, यानी ये तो pH कम होने पर ग्लूकोज 1 फास्फेट कहाँ बदलता है, मांड में। और pH ज्यादा होने पर ये जो मांड होता है ये किसमें बदल जाता है, ग्लूकोज 1 फास्फेट में बदल जाता है। तो मांड बनेगा द्वार कोशिकाओं में, तो डीपीटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और डीपीटी कम होगा तो द्वार कोशिकाओं का जो जल है वो बाहर निकल जाएगा, और द्वार कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, सलत अवस्था में आ जाएंगी। और सलत अवस्था में आने के कारण से जो रंध्र होते हैं वो दोबारा से क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मांड एक बार बदलती है शर्करा में यानी ग्लूकोज में, और ग्लूकोज एक बार बदलता है मांड में, और इसलिए इसको कह दिया मांड शर्करा परिकल्पना। और जो किसके द्वारा दी गई थी, J.D. सायरे के द्वारा दी गई। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। दूसरा जो सिद्धांत है, परिकल्पना है, वो है स्टीवार्ड परिकल्पना। दूसरी परिकल्पना है स्टीवार्ड परिकल्पना। देखिए स्टीवार्ड परिकल्पना क्या है। इस परिकल्पना को स्टीवार्ड एक व्यक्ति का नाम था, ये एक व्यक्ति है, और इस व्यक्ति ने सायरे के द्वारा जो बात बताई गई थी, मांड शर्करा परिकल्पना दी थी, इस मांड शर्करा परिकल्पना को थोड़ा और विस्तार हो किया इसने। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि जो मांड होता है ये मांड किसे बदलता है, ग्लूकोज 1 फास्फेट में। ये बात तो किसने बता दी थी, सायरे ने बताया था कि मांड किसे बदलता है, ग्लूकोज 1 फास्फेट में। लेकिन स्टीवार्ड ने यह कहा कि मांड ग्लूकोज 1 फास्फेट में ही नहीं बदलता, बल्कि ग्लूकोज 1 फास्फेट आगे ग्लूकोज 6 फास्फेट में भी बदलता है। ग्लूकोज 6 फास्फेट में भी बदलता है। ये बात किसने कही, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये जो चीज है वो किसने बताई, स्टीवार्ड ने। यहाँ तक की बात तो सायरे ने बता दी थी। अभी मैंने बताया था कि स्टीवार्ड ने सायरे की बात को ही थोड़ा आगे बढ़ाया था, तो इसका मतलब सायरे ने इतनी बात बता दी, अब इतनी बात किसने बता दी, स्टीवार्ड ने। ठीक है, और उसने ये कहा कि जो ग्लूकोज 6 फास्फेट और जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज की तुलना में क्या है, ज्यादा घुलनशील है, और ज्यादा घुलनशील होने के कारण द्वार कोशिकाओं की सांद्रता बढ़ जाती है। और द्वार कोशिकाओं की सांद्रता बढ़ेगी तो बाहर से सहायक कोशिकाओं से जल अंदर आएगा, और जल अंदर आएगा तो द्वार कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, स्फीत अवस्था में आ जाएंगी, और स्फीत अवस्था में आने के कारण से जो रंध्र होता है वो रंध्र क्या हो जाता है, खुल जाता है। तो इस प्रकार से स्टीवार्ड ने केवल सायरे का जो परिकल्पना थी, सायरे का जो सिद्धांत था, उसी को थोड़ा विस्तारित रूप दिया, और उसने केवल एक ही पॉइंट और जोड़ा था कि मांड केवल ग्लूकोज 1 फास्फेट में ही नहीं बदलता, बल्कि ग्लूकोज 1 फास्फेट आगे चल करके ग्लूकोज 6 फास्फेट में भी बदलता है। और फिर यह कहता है कि ग्लूकोज 6 फास्फेट और ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज 1 फास्फेट से ज्यादा जल में क्या होता है, घुलनशील होता है, जिससे द्वार कोशिकाओं की सांद्रता बढ़ जाती है। और द्वार कोशिकाओं की सांद्रता बढ़ती है तो द्वार कोशिकाएं स्फीत अवस्था में आ जाती हैं और अंदर खुल जाते हैं। ये दो परिकल्पना थी, और जो एक तीसरी परिकल्पना बचती है सक्रिय पोटेशियम आयन वाली, वो कल के लेक्चर में अपन देखेंगे। आज के पॉइंट में इतना ही है। कल वाली जो परिकल्पना है वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट भी है और थोड़ी वो बड़ी भी है, इससे उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के पॉइंट में इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।